देखिए, जिस तरह से हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से अभ्यास प्रश्नों को हम करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? पहला ऑप्शन कहता है 1992, दूसरा ऑप्शन कहता है 1995 और तीसरा ऑप्शन कहता है 1999 और चौथा ऑप्शन कहता है 2016। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा 2016 में। जैसा कि बात करते हैं, दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए 16 दिसंबर 2016 को क्या किया गया? लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में क्या किया गया? दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किस वर्ष या किस समय क्या किया गया था? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, 2016 में किया गया था और कहां पर पारित किया गया था? तो लोकसभा में पारित किया गया था। चलिए, अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में क्या हो? प्रशिक्षित हो। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि निःशुल्क और अनिवार्य, एक मिनट, हाँ चलिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांगजन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन कहता है 6 से लेकर 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन कहता है 3 से लेकर 18 वर्ष और तीसरा ऑप्शन कहता है 6 से लेकर 14 वर्ष और चौथा ऑप्शन कहता है 6 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के लिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांगजन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बारे में बात करते हैं तो क्या है, बच्चों को एक तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं इसे कब पारित किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसे पारित किया गया था या इसे जोड़ा गया था। ऐसे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है जो कि मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया और अनुच्छेद 45A में जोड़ा गया है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 51A के 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है जो कि एक तरीके से मौलिक कर्तव्य के रूप में भी रखा गया है कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को क्या करें? शिक्षा प्रोवाइड कराएं 6 से 14 वर्ष तक के। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। दोस्तों, प्रश्न ये है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए मतलब जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम मतलब कि एक तरह टीचिंग अधिगम सामग्री को प्रदान करने के तात्पर्य क्या हो जाते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि सार्वभौमिक
समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। दूसरा ऑप्शन होता है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण। चौथा ऑप्शन कहता है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने से तात्पर्य है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना की बात की जा रही है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना में क्या होता है, सीखना किसी एक व्यक्ति या देश के अधिकार नहीं है, बल्कि यह विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है सीखना, मतलब सभी के लिए सार्वभौमिक है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, किसी को मना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो सही हो जाता है कि अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रदान करने का से तात्पर्य हो जाता है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन कहता है केंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन कहता है संज्ञान बोध और तीसरा ऑप्शन कहता है संज्ञान, चौथा ऑप्शन कहता है समायोजन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए कि स्व जागरूकता एवं स्व जागरूकता मतलब स्वयं की जागरूकता की बात की जा रही है, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में किसमें निहित हो सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि संज्ञानात्मक बोध के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। जैसा कि बात करते हैं संज्ञान बोध, यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानार्जन और बोध से संबंधित है। इसमें चिंतन, स्मृति, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, योजना आदि क्या होता है, समाहित रहते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रियावादी सोच। दूसरा ऑप्शन कहते हैं सृजनात्मक सोच और तीसरा ऑप्शन कहते हैं अमूर्त सोच और चौथा ऑप्शन कहते हैं मूर्त सोच। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है बच्चे, देखिए प्रश्न ये है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। मूर्त सोच की बात करते हैं क्योंकि यह एक ऐसी मानसिक क्षमता होती है जिसके आधार पर क्या होता है, बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करता है, परिचालन करना सीख जाता है। दोस्तों मूर्त यह एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर क्या होता है, बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करता है, परिचालन करना सीखता है। दोस्तों चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए और पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन कहता है विविधि अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन कहता है चयनित अनुदेशन और तीसरा ऑप्शन कहता है सटीक शिक्षण और चौथा ऑप्शन कहता है त्रुटिहीन अनुदेशन। दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। देखिए अधिगमकर्ताओं को जो व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर क्या करते हैं, उनकी कठिनाइयों को जो हम ध्यान में रखते हैं तो उस पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है,
जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ए सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विभेदी अनुदेशन या शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक छात्रों के मतभेदों के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाते हैं ताकि सभी छात्र सर्वोत्तम रूप से क्या कर सके, सीख सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, पहला यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। पहला ऑप्शन कहता है अधिग्रहण, दूसरा ऑप्शन कहता है अभिप्रेरण, तीसरा ऑप्शन कहता है आत्मनिर्भरता, चौथा ऑप्शन कहता है सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण को पूर्ववर्ती माना जाता है। जैसा कि बात करते हैं, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, सामान्यीकरण। जैसे कि बात करते हैं, सामान्यीकरण का अर्थ हो जाता है कि अनुक्रियाओं का फैलाव, अर्थात समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया को क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण कहा जाता है, यानी कि जनरलाइजेशन कहा जाता है। प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण माना जाता है जो अधिगम के चरण का क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है। जैसा कि बात करते हैं, अनुक्रिया का फैलाव अर्थात समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया को क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि यह लास्ट प्रश्न होगा कि जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं। तज्जोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी कि एकीकृत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक प्रतिरूपण विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस विधि द्वारा बालक किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल कर आसानी से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षक प्रतिरूपण विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस विधि द्वारा क्या होता है, बालक किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल करके आसानी से सीख लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। जिस तरह से हमारी क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल इसी तरह से लगातार क्लासेस को फॉलो करते चलिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपकी कोई डाउट्स होती हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक